नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फटाफट खबरों में। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। तो चलिए चलते हैं खबरों के सफर पर और शुरू करते हैं फटाफट खबरें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने बीजेपी के विधायक के काफिले पर हमला किया है। इस हमले में कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। हमले में बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी की भी मौत हुई है। दंतेवाड़ा में ये नक्सली हमला उस वक्त हुआ जबकि यहां पर 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग कराई जानी है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग से पहले मंगलवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी। यहाँ बिजनौर में उनके रोड शो के दौरान हंगामा हो गया। रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रियंका कांग्रेस उम्मीदवार नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समर्थन में रोड शो कर रही थी। दरअसल बिजनौर में जब प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी तब वहां पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए। तभी प्रियंका ने उनकी ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए उन पर फूल कांग्रेस का झंडा फेंक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता चौकीदार चोर हैं के नारे लगाते रहे तो वहीं बीजेपी वालों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहां बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका के काफिले के सामने ही खड़े हो गए, जिन पर प्रियंका ने फूल मालाएं फेंकी। बिजनौर में पहले चरण में 11 अप्रैल को ही मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा की। इस रैली में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मोदी के साथ दिखे। पीएम हाथ पकड़कर उद्धव को स्टेज तक ले आए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने उद्धव को अपना छोटा भाई भी बताया। गठबंधन होने के बाद शिवसेना बीजेपी की ये पहली बड़ी साझा रैली थी। प्रधानमंत्री ने यहां हाल ही में हुई कांग्रेस नेताओं के घर छापेमारी की बात भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, अब नोटों के बंडल इनके दरबारियों के घर से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली चोर कांग्रेस है, इसलिए उन्हें चौकीदार का डर है। उन्होंने कहा कि जब कल कार्रवाई हो रही थी तो कांग्रेस के एक बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और अधिकारियों को धमकाने लगे, लेकिन जब फोटो निकलना शुरू हुआ तो मुंह पर रुमाल रखकर भाग निकले। उत्तर प्रदेश के हाथरस में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है और रात में 3 बजे तक जाग रहे हैं, इसलिए वे सुबह प्रचार नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को रात में इसलिए नींद नहीं आ रही क्योंकि ये महागठबंधन महामिलावट नहीं बल्कि ये महापरिवर्तन की आवाज है। उन्होंने कहा कि गठबंधन चौकीदार की चौकी छीन लेगा। एमपी सुप्रीमो ने कहा कि जनता बीजेपी से पूछ रही है कि अच्छे दिन कहां हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बयानों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कभी भी लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने का वादा नहीं किया था। अकाउंट में 15 लाख रुपए का कभी वादा नहीं किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कभी नहीं कहा कि 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे। हमने कहा था कि हम काले धन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और काले धन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये हमारी सरकार थी जिसने काले धन को लेकर एसआईटी बनाई। गौरतलब है कि राजनाथ का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत के लोगों को लुभाने के लिए विपक्षी दल बीजेपी को झूठे वायदे करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि 2014 लोकसभा चुनाव के पहले भी ऐसे झूठे वायदे किए गए थे। पहले चरण यानी 11 अप्रैल को देश की 91 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 401 है। एलडीआर ने पहले चरण में कुल 1279 उम्मीदवारों में से 1266 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। इनमें 225 उम्मीदवार राष्ट्रीय पार्टियों, 124 राज्य स्तरीय दल, 364 गैर मान्यता प्राप्त दल और 553 अन्य उम्मीदवार शामिल है। कुल उम्मीदवारों में से 431 उम्मीदवार यानी 32% करोड़पति। रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति करीब 7 करोड़ है। तेलंगाना के चेवेल्ला संसदीय सीट से किस्मत आजमा रहे विश्वेश्वर रेड्डी की संपत्ति करीब 895 करोड़ है। आश्चर्य की बात यह है कि उनके खिलाफ जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से एक प्रत्याशी ऐसा भी है जिसकी संपत्ति महज 500 रुपए है। पहले चरण में 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 177 है। 2 करोड़ से 5 करोड़ संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 99 है, जबकि 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 254 है। कांग्रेस के 83 में से 69 यानी 88% उम्मीदवार, बीजेपी के 83 में से 65 से 78% उम्मीदवार, बीएसपी के 32 में से 15 उम्मीदवार,
टीडीपी के 25 उम्मीदवार करोड़पति हैं। पीएम की बायोपिक के रिलीज पर सस्पेंस, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। चुनाव आयोग के पाले में अब गेंद है। समय में विवादों में घिरी पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक के निर्माताओं के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल कंटेंट को लेकर विवाद के चलते मूवी की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि फिल्म की रिलीज पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी तक मूवी को सस्पेंस बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी तक मूवी को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ऐसे में फिल्म से जुड़े मामले में हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। देश के कई बड़े बैंकों के कुल 9,000 करोड़ रुपए डकार कर ब्रिटेन में ऐशो आराम कर रहे भगोड़े विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। विजय माल्या ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन की अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन लंदन कोर्ट ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि विजय माल्या को इंग्लैंड से वापस भारत लाया जा सकता है। हालांकि माल्या के पास अभी कोर्ट के पास मौखिक विचार के लिए अप्लाई करने का मौका है, यानी अगर माल्या ये आवेदन दायर करते हैं तो ये मामला हाईकोर्ट के जज के सामने जाएगा। ब्रिटिश कानून के मुताबिक पुनर्विचार प्रक्रिया में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई होगी, जिसमें माल्या और भारत सरकार की तरफ से मौजूद टीमों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। इसके बाद जज ये फैसला लेंगे कि इस पर पूर्ण सुनवाई की जरूरत है या नहीं। इससे पहले संकट में फंसे शराब कारोबारी ने कई भारतीय बैंकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी शान और शौकत की जिंदगी छोड़ने की पेशकश की थी। भगोड़े माल्या को अभी करीब 18,335.31 पाउंड की अधिकतम राशि एक सप्ताह में खर्च करने की अनुमति है। हाल में ब्रिटेन के हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान माल्या ने इस राशि को घटाकर 29,500 पाउंड मासिक करने की पेशकश की थी। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 13 बैंकों के समूह ने इस पेशकश पर सहमति नहीं दी। माल्या मार्च 2016 से यूके में है और अप्रैल 2017 में प्रत्यर्पण वारंट जारी होने के बाद से वेल पर है। श्रद्धा कपूर के बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की बायोपिक छोड़ने के बाद परिणीति चोपड़ा को कास्ट किया गया है। परिणीति ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। अमोल गुप्ते के डायरेक्शन में बन रही फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा रोजाना 2 घंटे साइना नेहवाल के मैच फुटेज और पब्लिक अपीयरेंस के वीडियोस देखती हैं। साइना नेहवाल के रोल में खुद को पूरी तरह उतारने के लिए परिणीति कोर्ट और कोर्ट के बाहर साइना नेहवाल के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रही हैं। पर्दे पर पहली बार किसी स्पोर्ट पर्सन का रोल निभाने का मौका पाकर परिणीति बेहद एक्साइटेड है। रोल के लिए अपनी खास तैयारी पर बोलते हुए एक इंटरव्यू में परिणीति चोपड़ा ने कहा, मैं विजुअल लर्नर हूं। साइना नेहवाल के इस बायोपिक के अगले साल रिलीज होने की खबरें हैं। पिछले दिनों परिणीति चोपड़ा केसरी में नजर आई थी। फिल्म में अक्षय कुमार संग उनकी केमिस्ट्री देखने को मिली। केसरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। जल्द ही परिणीति का पहला म्यूजिक सिंगल मुझे तुम नजर से भी रिलीज होने वाला है। मेडिकल की दुनिया में एक नया फंगस चिंता का विषय बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर दवाइयां भी बेअसर है, जिस वजह से ये जानलेवा है। डरावनी बात यह है कि मरीज की मौत के बाद भी ये फंगस जिंदा रहते हुए उनके आसपास की हर चीज पर मौजूद रहता है। कैंडिडा ऑरिस नाम का ये वायरस जहां दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, वहीं भारत इससे पिछले 8 साल से जूझ रहा है। दुनिया भर के लिए फसाद बने इस फंगस से जुड़े मामले भारत में साल 2011 से सामने आ रहे हैं। इस फंगस से संक्रमित ज्यादातर मरीजों पर आमतौर पर इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटी फंगस का कोई असर नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि कैंडिडा ऑरिस एक ऐसा फंगस है जो आमतौर पर अस्पताल के वातावरण में मौजूद रहता है और कमजोर इम्यूनिटी के मरीजों को अपना शिकार बनाता है। तो फटाफट खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।